गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेलो। आप लोग कैसे हैं? चलिए आइए आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को बारे में बात करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं आज बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। पहले हम लोग बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक कौन थे? जॉन डीवी साहब थे। कौन थे? जॉन डीवी साहब थे। जॉन डीवी साहब थे। इन्होंने बताया कि बालक को जो शिक्षा दी जाती है उनकी रुचियों के अनुसार, उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रख करके उनको हम लोग क्या करते हैं? शिक्षा दी जाती है। मतलब जो शिक्षा दी जाती है बालक केंद्रित शिक्षा दी जाती है। जो भी शिक्षा हम लोग देते हैं बच्चों के रुचियों के अनुसार शिक्षा देते हैं। अगर बालक की रुचि रहेगी तो बालक क्या करेगा? उस चीज़ों को सीखने में और अधिक क्या करेगा? इंटरेस्ट जगाएगा। मतलब बालक की हम लोग व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उनको शिक्षा दे सकते हैं कि बच्चों की क्या उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता है, उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं? बच्चों के शिक्षा, उनकी सक्रिय भागीदारिता को हम लोग ध्यान में देते हैं। उनकी सक्रिय भागीदारिता क्या है? उन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देकर के बच्चों को हम लोग क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। जो ये हमारी क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा। मतलब बालक को केंद्र में रख करके उनको हम लोग शिक्षा देते हैं, वो हमारी क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात करेंगे। प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बात करेंगे हम लोग। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है कि इसमें यह बताया जाता है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में, इसमें बच्चों की अभिरुचियों और इच्छाओं को ध्यान में रख कर कोई भी कार्य किया जाता है। इसमें यह बताया जाता है जो शिक्षा होती है वो बच्चों के लिए होते, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं होता है। इसमें बच्चे का क्या होता है? सार्वजनिक विकास होता है। इसमें बच्चा कोई भी कार्य करके सीखता है। पहले वो करेगा फिर उसके बारे में क्या करेगा? सीखेगा। मतलब कोई भी कार्य करके सीखता है। पहले लर्निंग बाय डूइंग, मतलब डूइंग बाय लर्निंग, मतलब पहले वो करेगा तब वो क्या करेगा? चीज़ों को बारे में सीखेगा। उसमें बच्चे का क्या होगा? सार्वजनिक विकास होगा। मतलब उसमें पूरी तरह से बच्चों का क्या हो जाएगा? विकास होगा। पहले वो करेगा फिर उसको सीखेगा, गलत करेगा, मिस्टेक करेगा, फिर सीखेगा, फिर गलत करेगा, फिर मिस्टेक करेगा। वो क्या होता है? करके सीखेगा। मतलब इसमें करके सीखने पर क्या होता है? अधिक जोर दिया जाता है। इसमें सक्रिय भागीदार बच्चे क्या होते हैं? आपस में क्या करते हैं? समूह में काम करते हैं। उसमें एक दूसरे से भागीदारिता, मतलब एक दूसरे से भाग लेकर के अपने अपने काम को सब करते हैं और एक दूसरे को देख करके कि आपने कैसा काम किया, और उससे क्या होती है? उनसे गलतियां होती, त्रुटियां होती, त्रुटियों से करते हैं, करके उन चीज़ों को के बारे में क्या होते हैं? सीखते हैं। जो है उनमें क्या होती है? सामाजिकता की भावना आ जाती है, सोशलाइजेशन आ जाती है। जो है ये क्या होती है? हमारी प्रगतिशील शिक्षा के। अब हम लोग बात करेंगे प्रगतिशील शिक्षा को किसने दिया? इसको भी जॉन डीवी साहब ने दिया। बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा को दोनों को किसने दिया? जॉन डीवी साहब। ये कहाँ के थे? ये जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के। कहाँ के थे ये? संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। कौन? जॉन डीवी, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। चल अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। इनकी विशेषताएं क्या थी? विशेषताओं के बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। इनकी विशेषताएं क्या थी? विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। इन्होंने विशेषताएं ये बताई कि सीटिंग अरेंजमेंट में क्या हो? सीटिंग अरेंजमेंट मतलब बच्चों को जो बैठने है वो एक सीटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। जो है उन्होंने बताया कि जो टाइम सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए और लचीलापन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों को क्या करना? याद रखना। मतलब शिक्षा में उन्होंने बताया सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, टाइम टेबल्स होना चाहिए और लचीलापन होना चाहिए। किसने बताया? जॉन डीवी साहब ने बताया। जॉन डीवी को शिक्षा का त्रिध्रुवी प्रणाली भी माना जाता है। मतलब इन्होंने जॉन डीवी साहब ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना। शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना। क्या माना? त्रिध्रुवी प्रक्रिया। इसमें इन्होंने बताया, क्या बताया? इसमें इन्होंने बताया
कि 3 कंडीशंस होती हैं, उसमें 3 चर होते हैं। पहला जो चर होता है टीचर बालक और मतलब अध्यापक और बालक और पाठ्यक्रम, अध्यापक बालक और पाठ्यक्रम इन्होंने बताया। अब आइए हम लोग इनके बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए ये क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है, स्वतंत्र चर होता है। ये क्या होता है, मध्यस्थ चर होता है। क्या होता है ये, मध्यस्थ चर होता है। ये क्या होता है हमारा, नहीं ये आश्रित चर होता है। ये क्या होता है, आश्रित चर होता है। और ये क्या होता है, मध्यस्थ चर होता है हमारा। क्या होता है, मध्यस्थ चर होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है, ये आश्रित चर होता है, ये मध्यस्थ। इसमें क्या बताया कि अध्यापक क्या होता है, स्वतंत्र होता है, चीजों को पढ़ाने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। पाठ्यक्रम क्या होता है, मध्यस्थ चर होता है, जो अध्यापक और बालक के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। बालक क्या होता है, इस पर आश्रित होता है, किस पर, अध्यापक पर, और पाठ्यक्रम दोनों पर क्या होता है, आश्रित होता है। इसलिए इसको क्या माना जाता है, त्रिध्रुवी प्रक्रिया माना जाता है। और भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय हम किसको माना जाता है, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसको माना जाता है, गिजू भाई बधेगा जी को माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल केंद्रित, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय, बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय, बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय किसे माना जाता है, गिजू भाई बधेगा जी को। किसको माना जाता है, गिजू भाई बधेगा जी को। क्या, बाल केंद्रित शिक्षा का बधेगा जी को बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय माना जाता है, बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय माना जाता है। ठीक है, चलिए आइए आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। हम लोग जानते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। हम लोग बात करेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये क्या होता है, मनोविश्लेषण सिद्धांत को किसने दिया, सिगमंड फ्रायड साहब ने दिया। सिगमंड फ्रायड साहब थे जो है, उन्होंने इसके सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कौन, सिगमंड फ्रायड साहब ने। इन्होंने मन व मस्तिष्क का सिद्धांत दिया, मन व मस्तिष्क का सिद्धांत दिया, मन व मस्तिष्क का सिद्धांत दिया। ठीक है, इन्होंने तीन रूपों से जो है इनका मतलब 3 रूपों में इन्होंने वर्गीकृत किया। कितने रूपों में वर्गीकृत किया, 3 रूपों में। पहला इन्होंने वर्गीकृत किया चेतन मन में, किसमें, चेतन मन में। फिर इन्होंने वर्गीकृत किया अर्धचेतन मन में, अर्धचेतन मन में। फिर इसके बाद इन्होंने वर्गीकृत किया अचेतन मन में। आइए हम लोग एक एक 1 बाय 1 क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग चेतन मन के बारे में हम लोग पहले जानेंगे, फिर अर्धचेतन, फिर अचेतन मन के। चेतन मन क्या होता है, चेतन मन में ये बताया जाता है कि अगर कोई भी अध्यापक किसी स्टूडेंट को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद उससे पूछता है तो उसको क्या होता है, तुरंत चीज़ें क्या हो जाती है, याद आती। वर्तमान में चीज़ें क्या होती है, तुरंत याद आ जाती हैं। वो क्या होता है, चेतन मन। मतलब उसका उत्तर क्या होता है, वो तुरंत दे देता है, वो क्या होता है, चेतन मन। और चेतन मन में क्या होता है, बच्चों से कोई चीज़ें पूछी जाती हैं और उसको कुछ भूल जाता है, भूलने के कुछ देर के बाद क्या होता है, याद आ जाता है, वो क्या होता है, अर्धचेतन मन होता है। अचेतन में क्या होता है, बच्चे को अगर एक बार कोई चीज़ें भूल गए तो उसको याद आने में क्या होता है, काफ़ी समय लगता है। मतलब याद उसको नहीं आता, उसको उसमें काफ़ी सोच विचार करना पड़ता है, काफ़ी उसको बहुत ही सोचना पड़ता है, तब भी बड़ी मुश्किल में उसको याद आता है कि नहीं आता है। वो क्या होता है, हमारा अचेतन मन होता है। अब हम लोग बात करेंगे सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तिगत को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा जो है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। फ्रायड ने
व्यक्तिगत को तीन भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा। पहला फर्स्ट क्या है? इदम। फिर क्या है? इदम, अहम और परअहम में क्या किया? डिवाइड किया। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। चलिए आइए हम लोग पहले बात करेंगे इदम के बारे में, बात करेंगे इदम क्या होता है। इदम के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, इदम क्या होता है। देखिए इदम क्या होता है, इदम क्या होता है? शारीरिक व मूलभूत आवश्यकताएं, शारीरिक व मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं, ठीक है। मूलभूत आवश्यकताएं जैसे खाना पीना सोना, ठीक है, ठीक है, और शारीरिक जरूरतें, सेक्स, ये सब क्या होते हैं? इदम के थ्रू होते हैं। इसको क्या होते हैं? सामाजिक भावनाएं, सामाजिक संरचना की, सामाजिक सोशलाइजेशन की इसको कोई चिंता नहीं होती, उसकी कोई परवाह नहीं होती। वो क्या होता है? इदम के थ्रू होता है। अहम में क्या होता है? अहम में क्या होता है? थोड़ा सा इसको चिंता रहती है, जो है मतलब इसमें थोड़ा सा क्या होती है? आवश्यकताएं तो रहती है, लेकिन इनके अंदर क्या होती है? परिपक्वताएं आ जाती है, लेकिन इनमें क्या रहता है? थोड़ा सा घबराहट रहती है। मतलब कुछ चीजों के बारे में सोचते हैं, नहीं अगर ये चीजें करेंगे तो अगर ये गलत होगा, उसका परिणाम हमें क्या हो जाएगा? बुरा मिलेगा। तो उसमें कहीं ना कहीं उसको क्या रहता है? चिंता रहती है। वो क्या होता है? अहम होता है। परअहम के बारे में बात करेंगे तो परअहम क्या होता है? परअहम में क्या होता है? ये बहुत ही आदर्शवादी होता है। इसमें क्या होता है? वो सामाजिक अपनी भावनाओं को, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए वो कोई भी गलत काम नहीं करता है, जिससे क्या होता है कि वो अपनी सारी छवियों को पूरा बचा करके रखता है। वो पहले अपनी सामाजिकता की प्रायोरिटी को पहले रखता है, उसके बाद सारी आवश्यकताओं को बाद में रखता है। इसमें परअहम में ये बताया जाता है कि ये नैतिक सूत्रों पर आधारित होता है, ये सिद्धांतों पर आधारित होता है कि ये रूल और रेगुलेशन पर आधारित होता है। मतलब इनके लिए पहली क्या है? सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है? पहले नंबर पे। इनके कहने के सेंस है कि बुरे कामों से आदमी को क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए, ठीक है। जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, क्या होती है ये? मतलब इन सब चीजों से क्या होता है? दूर रहना चाहिए। किसके थ्रू होना चाहिए? परअहम के थ्रू होता है। चलिए फिर से हम लोग एक बार बात कर लें, इदम क्या होता है? इदम में क्या होता है? शारीरिक व मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भोजन हो गया, ठीक है, और उसके बाद हमारी शारीरिक जितनी सारी आवश्यकताएं होती हैं वो क्या होती हैं? मतलब भूख हो गया, प्यास हो गया, शारीरिक संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन, सेक्स हो गया, वो क्या होता है? सारी इदम के थ्रू होता है। अहम में क्या होता है? अहम में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोई चीज का इम्प्लीमेंटेशन करता है, उनके बारे में विश्लेषण, उनके बारे में सोचता है कि हमें ये करना है, लेकिन उनके परिणाम के बारे में सोच करके क्या करता है? उसके बारे में वो बहुत ही गहन अध्ययन करके क्या होता है? उसके बारे में निर्णय लेता है। वो क्या होता है? अहम होते हैं। परअहम में क्या होता है? बहुत ही नैतिकवाद होते हैं, मतलब उनमें कोई भी गलत काम करने के लिए वो उसको बारे में 10 बार सोचते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी क्या होती है? सामाजिक प्रतिष्ठा। ऐसे लोग क्या होते हैं? सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोग होते हैं। वो बुरे कामों से क्या करते हैं? बचने की कोशिश करते हैं। वो क्या होते हैं? परअहम के थ्रू होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि, ओडिपस में क्या होता है? ये हम लोग जानते हैं। ओडिपस में क्या होता है? ओडिपस जो ग्रंथि होती है, इसमें लड़कों को मम्मी के प्रति प्रेम अधिक होता है। क्या होता है? ओडिपस ग्रंथि में होता है। इलेक्ट्रिका ग्रंथि में जो होता है, लड़कियों को पापा के प्रति प्रेम ज्यादा होता है, लड़कियों को
पापा के प्रति जस्ट क्या हो जाता है, अपोजिट होता है। जो अगर लड़कों में ग्रंथि पाई जाती है तो उनको मम्मी के प्रति स्नेह ज्यादा होता है, पापा से कम स्नेह होता है, ठीक है। और अगर लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाए जाने के कारण उनका पापा के प्रति अधिक प्रेम होता है, मम्मी के प्रति क्या होता है, कम होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रा ग्रंथि मतलब लड़कों में जो ग्रंथि पाई जाती है वो कौन सी ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि होती है, और जो लड़कियों में पाई जाती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। लास्ट है हमारा नर्सिज्म, जिसको हम लोग समोह बोलते हैं। समोह मतलब स्वयं से प्रेम करना, स्वयं से क्या करना, प्रेम करना। स्वयं से एग्जाम में पूछ लेता है कि स्वयं से प्रेम करना क्या होता है, समोह होता है, जिसको हम लोग नर्सिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नर्सिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको एक वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको याद रखना होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट है समायोजन के बारे में बात करते हैं। समायोजन क्या होता है, समायोजन क्या होता है, समायोजन में क्या होता है, समायोजन में परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को संतुष्ट कर लेना ही क्या होता है, समायोजन होता है। मतलब जैसा माहौल होता है वैसे अपने आप को क्या कर लेना, ढाल लेना, वो क्या होता है, समायोजन। जैसे कोई पार्टी में गए, वहाँ पर जो है बहुत ही घटिया टाइप की व्यवस्था है, वहाँ पर अरे अपने आप को दिखाने लगे, अरे यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर एसी नहीं है, यहाँ पर कूलर नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है, तो वहाँ पर आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसी परिस्थिति में जा करके आप अपने आप को अनुकूलित कर ले रहे हैं तो क्या होता है, समायोजन होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा कुसमायोजन के तत्व। कुसमायोजन में हमारे जैसे क्या आता है, तनाव, द्वेष, दबाव, कुंठा, ठीक है। और क्या आता है हमारा जो है द्वंद्व, ये सारी चीजें क्या होती है, कुसमायोजन के तत्व होते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कुसमायोजन के तत्व। नेक्स्ट टॉपिक कुसमायोजन के तत्व, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बस आज यही तक, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इसी तरह लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी 1 बाय 1। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी होती रहें। और वीडियो अगर आपको ये लगे कि हाँ उपयोगी है, वीडियो आपको उपयोगी यूजफुल है, तो वीडियो को क्या करें, आप शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय एंड गुड नाइट।